में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ का मॉडल पेपर जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले इसका ऑब्जेक्टिव सभी प्रश्नों का हल कर दिए हैं। 1 से लेके 100 तक का सभी प्रश्न का हम हल कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स का होता है, जिसे आप लोग हिंदी में लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। तो वो आज हम लोग पूरा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। देखिए भाई, इस बार जो है कोरोना वायरस की वजह से सबको पता है, सरकार को भी पता है, क्लास बंद है। इसलिए इसने मॉडल पेपर जारी किया और इसमें 100 क्वेश्चन दे भी दिया ऑब्जेक्टिव का। और बहुत ज़्यादा चांस है कि इस बार जो है मॉडल पेपर से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए इसको रिवीजन के तौर पे ज़रूर देखें। आज हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बता रहे, बिल्कुल 1 से लेकर 15 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग को पता है कि इससे पहले बार जो है, इससे पहले वाला एग्जाम में 1 से लेके 20 तक के प्रश्न दिया जाते थे लघु उत्तरीय में, ठीक है, जिसमें आप लोग को 15 प्रश्न आप लोग को सॉल्व करना पड़ता था। लेकिन इस बार जो है पैटर्न कुछ चेंज हुआ है। पैटर्न में है 1 से लेके 30 तक का प्रश्न आप लोग को मिलेगा लघु उत्तरीय, मतलब 2 मार्क्स वाला जो है मिलेगा 30 प्रश्न। और 30 प्रश्नों में से सिर्फ आप लोग को 15 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक होगा वो 2 अंक ही निर्धारित होगा। तो ये बिल्कुल, ये सारा चीज़ आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चलिए आइए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और इसको सॉल्व करते हैं धीरे धीरे करके। 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल समझ जाइएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इसी वीडियो से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखा जाए, दिया है 1 नंबर वाला क्वेश्चन। जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे हैं ये यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आप देखिए, एक नंबर प्रश्न है, संख्या 72 और 120 का लॉ 100 अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो बिल्कुल समझ गए किस विधि से ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो बिल्कुल देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि आया तो सिंपल सी बात है, आप लोग को क्या करना है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले 1 लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद जैसे मैं हल कर रहा हूँ उसी प्रकार से आप लोग को हल करना है। यहाँ पे 72 है, इसको 1 अंक को अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लीजिए। और यहाँ पे है 120, दोनों अंक लिख लेंगे। और इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आप लोगों को करना। 72 है, यहाँ पे 2 से लगाइए, 36 दूने का 72। फिर यहाँ 2 से लगाइए, 18 दूना का 36। फिर यहाँ से 2 से लगाइए, 9 दूने का 18। फिर यहाँ 3 से लगाइए, 3 तिये 9। बिल्कुल समझ गए, आगे नहीं होगा, चलिए छोड़ते। यहाँ पे देखिए 2 से लगाए, 60 दूने का 120। फिर यहाँ 2 से लगाए, 30 दूने 60। और फिर यहाँ 2 से लगाए, 15 दूना 30। फिर यहाँ से लगाए, नहीं लगेगा, 2 से 3 से लगाए, 3 पचे 15। ये से कर लेना है। बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट तरीका से बता रहा हूँ आप लोग को। बिल्कुल, अब यहाँ पे क्या करना है, 72 लिख लेना है। और 72 का जो गुणनखंड ये आया है, ये जो आया है इसको सेम टू उतार लेना है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। आप चाहे तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3। 2 पे 2 की संख्या कितना है, 3 गो है 2। तो यहाँ पे 3 गुने 2 कर सकते हैं, ठीक है, पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। तो बिल्कुल समझ गए होंगे कैसे लिखना है, ठीक है। 2 की संख्या 3 है तो इस पे पावर 3 कर दिए। 3 की संख्या 2 है तो 3 पे पावर 2 कर दी, ठीक है। अब 120 को लिख लीजिए, एक एक पॉइंट समझिए। 120 है, क्या है, कितना 2 है, उसमें भी 3 2 है, ठीक है। फिर एक 3 है, फिर एक 5। सेम उसी प्रकार से लिखेंगे, 2 पर पावर 3 गुने का ये 3 गुने 3, एक ही गो है, 3 पचे 15। तो हाँ, एक ही गो है, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसका लॉ 100 निकालना है, इसी विधि से निकालना है, इसलिए इस चीज़ को यूज़ करना है, ठीक है। आप लोग ऐसे भी निकालते हैं, लेकिन इस तरह से आप लोग को निकालना है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक चीज़, 72 तथा 120 का लॉ 100 क्या हो जाएगा। सबसे पहले ये देख लीजिए, दोनों कॉमन है, इसमें भी 2 पर पावर 3, इसमें भी 2 पर पावर 3 आया है। तो इसको लिख लेंगे, सबसे पहला काम इसको लिख लेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका बता रहे। बाकी यहाँ पे बच गया, देखिए यहाँ पे देखिए दोनों में से बड़ा कौन है। यहाँ पे 3 पे पावर 2 है और यहाँ पे 3 पे पावर 1 है, मतलब ये ऊपर वाला लिख लीजिए, 3 पे पावर 2, ठीक है, ये वाला लिख लीजिए। अब यहाँ पे बच गया सिर्फ 5, ज़्यादा वाला लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे एचसीएफ में है जो कम वाला लिखा जाता है, यहाँ पे ज़्यादा वाला लिख लेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, 2 पर पावर 3 है, 2 चौके 8 हो जाए, 2 गुने 2 गुने 2
क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, गुने का यहाँ पे देख लीजिए ये 9 हो जाएगा, गुना 5। अब ये देख लीजिए, थोड़ा सा आप लोग को बढ़ाते चलते, 8 9 72, 72 पचे तो 5 दूने 10, 5 72 गुने 5, 5 दूनी 10 और 7 पचे 35, 35 एक 36, तो कितना हो जाएगा 360। यहाँ पर लिख देंगे 360। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा 360। तो इस तरह से आप लोग 1 नंबर का सवाल समझ गए होंगे। चलिए आते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या दिया गया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप लोग समझते जाएं, पॉज करके लिख भी सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। मतलब बहुत बार पूछा गया है, हर बार बोर्ड परीक्षा में ये सवाल का आना तय है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, वहाँ पे √2 पूछ देगा, √3 पूछ देगा या √5 पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग बनाने का तरीका समझ लीजिए। और ये वाला सवाल तो बिल्कुल इजी है, क्योंकि इसमें जो है एक परिमेय संख्या 3 जो है √3 √2 है। 3 जो क्या है परिमेय संख्या और √2 क्या है वो परिमेय संख्या है। बहुत ही मज़ेदार है। इसमें जो है वर्ग अर्ग करने की ज़रूरत नहीं। देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग तो ये कंडीशन जानते ही हैं, अपरिमेय है तो मानेंगे क्या, परिमेय मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इतना मान लेना है, लिख लेना है, ठीक है। आगे आ जाइए। यदि परिमेय संख्या √3√2 एक परिमेय संख्या है तो किसके फॉर्म में होना चाहिए, p/q के रूप में होना चाहिए। और p/q के रूप में होना चाहिए जहां q का जो मान है 0 नहीं होना चाहिए। अब मतलब होता है ना 2/0 दे दिए तो ये p का मान नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे √2 कुछ भी वगैरह वगैरह समझ सकते हैं, ठीक है। तो q = नॉट 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कर देते हैं दोनों तरफ वर्क करना, तो यहाँ पे वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ कंडीशन ये है कि p/q के रूप में इधर भी ये p/q के रूप में आ जाना चाहिए और इधर भी आ जाना चाहिए। दोनों तरफ यदि बराबर हो जाएगा समझेंगे परिमेय संख्या, यदि नहीं होगा समझेंगे कि अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल है यहाँ पे ये 3 जो है, 3 क्या है परिमेय संख्या और 2 जो है √2 जो क्या है वो परिमेय संख्या है। बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो क्लियर हो चुका है, ये 3 जो है गुना में तो इधर भेज दीजिए, 3 को इस साइड भेज देंगे तो यहाँ बच जाएगा √2 बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो p यहाँ पे q गुने का 3 हो जाएगा। तो कहेंगे जी सर। तब यहाँ पर देखिए √2 बराबर क्या हो गया, p 3q हो गया। ये क्लियर हो गया, समझ में आ रही बात। हाँ तो यहाँ तक समझ गए। तो ये दोनों बराबर हुआ, नहीं हुआ बराबर, तो यहाँ पे बिल्कुल लिखना होगा। अब लिखना क्या होगा, इस तरह से बनाना, √5 रहेगा तो स्क्वायर वगैरह करना होगा, दोनों तरफ वर्क करना होगा। लेकिन इस तरह का सवाल है तो ऐसे ही बनाना है आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है 2 लाइन, यहाँ जो लिखा रहे हैं, ठीक है, यही लिखना है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा p बटे क्या निकला 3q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहीं पे है लिख देते हैं। तथा दूसरा लाइन लिखेंगे, तथा हम जानते हैं क्या जानते हैं, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, ये चीज़ लिखना जरूरी है। अपरिमेय संख्या दोनों था, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है, यही लिखना। ये 2 लाइन आप लोग को इंडिकेट कर देना। यदि इस तरह का सवाल है, √5 रहेगा, दोनों तरफ स्क्वायर वगैरह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, टेंशन नहीं लेना। 2 नंबर का है ही भाई, ये कितना मार्क्स का 2 नंबर का पूछा जाता है। तो आप लोग इस तरह से बना दीजिएगा, चिपका दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं तीसरा नंबर सवाल को। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। और तीसरा नंबर सवाल में यहाँ पे दे रखा है क्या, वो देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, दे रखा है तीसरा नंबर में 2y² + 3y + 1
को y+2 से भाग दीजिए। बस भाग देना है, कुछ नहीं करना। तो भाग देने के लिए आप लोग जानते ही हैं, सबसे पहले लिखेंगे तीसरा नंबर सवाल, y+2 से भाग देना है 2y2 + 3y+1। ठीक है, इसको भाग देना बिल्कुल आसान है। देखिए इस चीज़ को समझना बिल्कुल आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे बनाएंगे देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2y² है, यहाँ पे y है। तो ऐसा किस चीज़ से गुना करके इसको काटना है, किसी भी चीज़ किसी तरह गुना करके इसको काटना है। तब देखिए यहाँ पे हम लोग y से गुना करेंगे, सिर्फ y से गुना करेंगे। तो y से गुना करेंगे तो y² हो जाएगा। ठीक है, y से गुना करेंगे y गुना y तो y² हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम 2 लगाते हैं पहले, और 2y से गुना करेंगे तो 2y से गुना करेंगे तो ये y² हो जाएगा। ठीक है, 2y² हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2y²। बाकी का टेंशन नहीं लेना, इससे क्या होगा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 2y और यहाँ पे 2, तो 2y और 2 गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंबल बदलते हैं, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस। अब ये हो गया बेचारा कैंसिल। अब यहाँ पे ये वाला प्लस को ख़त्म कीजिए, बंद कर दीजिए, इसको मत देखिए। प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ -y बच जाएगा। प्लस का यहाँ पे 1, तो ये उतर जाएगा प्लस का 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे -y है, तो किसी ना किसी तरह से हमको -y करना होगा। तो यहाँ पे है +y, तो यहाँ पे क्या करते हैं -1 ले लेते हैं। जब -1 लेंगे तो क्या होगा, इसको गुना करेंगे तो ये -y हो जाएगा। अब यहाँ पे +2 है, अब +2 है तो -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे प्लस कर देंगे सिंबल, और ये वाला माइनस का टेंशन नहीं ले, इसको घेर दीजिए। अब ये नीचे में जो नया वाला देते हैं वही काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ++3, 1 2 1 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, शेषफल हो गया, शेष हो गया। तब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग भागफल बराबर, भागफल क्या निकला 2y माइनस का 1। ठीक है, और शेषफल क्या निकला, शेषफल निकल गया यहाँ पे 3। ठीक है, इस तरह से तीसरा नंबर कंप्लीट हो गया। अब आइए चौथे नंबर को देखते हैं। चौथा नंबर सवाल देखा जाए, यहाँ पे दोस्त दिया है, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद g(x) यहाँ पे चौथा नंबर लिखेंगे। ठीक है, g(x) बराबर है x² - 7x + 6 के शून्यांक है, तो a अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आप लोग अल्फा और बीटा का मान निकालने के लिए जानते होंगे। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे g(x) बराबर क्या दे रखा, x² - 7x + 6। ठीक है, यही दे रखा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा, यही दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए, क्या नोट करना बाबू, अब ये चीज़ हम आपको क्लियर करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे देखिए ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए ए बराबर क्या हो जाएगा 1, और बी बराबर क्या हो जाएगा -7, और सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर तो 6 हो जाएगा। सी बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बहुपद दे रखा है उसका, ये ए हो जाता है, ये बी हो जाता है, ये सी हो जाता है, तो +6 हो। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है अल्फा तथा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। आप लोग को सूत्र याद ना हो तो याद कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पे देखा जाए, इसको घेर दिए ताकि आप लोग याद कर लेंगे। यहाँ पे देखिए -b, तो -b, तो यहाँ पे b का जो है -a मान है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे लिख दिया आप लोग को समझाने के लिए 7, और a का मान क्या है 1, कोई दिक्कत नहीं 1 लिख दीजिए। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नीचे में 1 का कोई मैंने नहीं होता है, इसलिए 1 का आंसर 1, यहाँ पे 7 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे 7 आंसर हो गया, बिल्कुल समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5वें नंबर सवाल। देखिए दोस्त, अब हम लोग देखते हैं 5वें नंबर सवाल। 5वें नंबर सवाल में है द्विघात बहुपद x² - 7 के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम शून्यक ज्ञात करना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की
सत्यता की जांच कीजिए। तो मतलब चेक भी करना है शून्यक तथा उसके शून्यकों के बीच का जो संबंध है बराबर है या नहीं है, ये चेक करना है। बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहला काम यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है, इस तरह से। फिर आप लोग को लिखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद, तो लिख देंगे ये द्विघात बहुपद दे रखा है, तो लिखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद जिसका घात जो है 2 होती है। यहाँ पे घात क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, इसलिए द्विघात बहुपद। अब यहाँ पे लिखिए क्या दे रखा है, x² - 7। देखिए ये चीज़ को आप लोग को बिल्कुल समझना होगा। द्विघात समीकरण जानते होंगे, इस फॉर्म में होता है x² + bx + c, ax² + bx + c। तो इसका x² दिया है और बी तो दे नहीं रखा है, सी दे रखा है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण ही हुआ। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देख लीजिए, x और बराबर इक्वल 0 कर दिए, ठीक है, यहाँ पे इक्वल करके 0 कर दिए। अब x² बराबर हम लोग लिखेंगे, तो ये प्लस में, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, बराबर की साइड में भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा 7। अब x² जो है, x² है, तो x का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर को इस साइड भेज देते हैं। तो स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो इधर जब बराबर की साइड में आता है तो ये रूट में आ जाता है, तो √7। अब ये प्लस और माइनस दोनों में आ जाता है, ठीक है, या तो प्लस या माइनस। तब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शून्यक बराबर, क्या लिखेंगे, शून्यक, 2 निकल गया। एक तो सिंपल सी बात है, आप लोग समझ लीजिए, इसमें यहाँ पे +7 लिखेंगे और तथा क्या लिखेंगे, एक बार -√7, ठीक है, इस तरह से लिख देना है। आगे आ जाइए, अभी सॉल्व नहीं हुआ, बहुत चीज़ अभी इसमें बाकी है। करना क्या है, देखिए इसको पूरा पूरा तरह से हम बताते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे ये 2 शून्यक निकाल लिए। आगे आ जाइए, यहाँ पे लिखेंगे माना कि शून्यक अल्फा तथा बीटा क्रमशः, देखिए मैथ में थोड़ा लिखना भी जरूरी है, +7 तथा -7 है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ जांच भी करना है, इसलिए जहाँ अब a बराबर 7 और b बराबर, देखिए b बराबर कुछ दे रखा है, यहाँ पे b मतलब x लगा होना चाहिए, b, ये हो गया a और ये हो गया b, ठीक है, और ये हो गया c। तो b के लिए देखिए यहाँ पे x लगा होना चाहिए, तो यहाँ पे कहीं पे x लगा है, नहीं लगा है, तो ये जो 7 दे रखा है ये क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो b बराबर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0, और तथा c बराबर क्या दे रखा है, 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे तो शून्यकों का योग बराबर लिखेंगे। एक बार ये भी चेक कर बनाना है, शून्यक का योग निकालना है। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, इससे पहले बताए थे, -b/a होता है, ठीक है। तो -b, तो यहाँ पे ये तो 0 है, कोई काम का नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे ए है। तो अल्फा + बीटा, अल्फा देख लीजिए, अल्फा क्या है, अल्फा + बीटा मतलब रूट अल्फा था बीटा +7 और -7 लिखे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे +7 और माइनस करके ये -7 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, देखिए माइनस से ना हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये मत समझिएगा प्लस का सिंबल कहन दिए, यहाँ प्लस है, ये माइनस है। यहाँ पे लिखे माना कि शून्यक अल्फा तथा बीटा क्रमशः +7 आया और -7 आया, जो निकाले हैं ऊपर में, ठीक है। तो ये वाला देखिए यहाँ पे +7 है और यहाँ पे ये -7 था, यहाँ प्लस का सिम्बॉल है, तो यहाँ पर हम प्लस का सिम्बॉल नहीं देंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह लिखें, समझ गए होंगे आप लोग बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 0 और a का मान क्या है, तो बाबू 7, तो लिख दिए 7, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए +7 और -7 जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे किसी भी संख्या में 0 भाग दिया जाए तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इस साइड में भी 0 आ जाता है, तो ये दोनों बराबर हो गया, कहीं कोई दिक्कत हुआ, नहीं हुआ। अब आगे की बात आता है, तथा शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा था ना, तो उसको भी कर दीजिए। देखिए लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, करते चलिए।
तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। जांच लेंगे। अल्फा का मान देखिए एक बार था +7 और गुना करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे -7। ठीक है, इसको घेरते हैं। सी का मान कितने, तो सी का मान है 7, तो दीजिए 7। ए का मान कितने, सॉरी ए का मान 1 होगा ना, यहाँ पे यहाँ पर यहाँ मिस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ए दिए हैं -b/a, तो यहाँ पे ए इसलिए होगा एक मान, यहाँ पे ए का, यहाँ पे x² है तो एक ही ना होगा, ये थोड़ा मिस हो रहा था, चलिए ठीक कर लिए। और यहाँ पे भी एक होगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक होगा, तो एक किसी भी संख्या में भाग देंगे तो 0 होता है। चलिए ये सब ठीक है, ठीक है ना, सिर्फ एक देना था। अब यहाँ पे एक दे दिए। चलिए क्लियर हो गया, क्लियर कट, कहीं कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे c/a हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे +7 और यहाँ पे -7 गुना करेंगे। ठीक है, यही करना है, देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग नोट कीजिएगा, क्या नोट करना सर, अब देखिए √2 गुने √2 करते हैं तो क्या हो जाता है, सिर्फ 2 निकल जाता है, निकल जाता है ना, आप लोग को पता होगा। और यदि आप लोग किए होंगे √7 गुने √7 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा। तो यहाँ पे √7 गुने √7 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, सिर्फ 7 निकल जाएगा। ठीक है, √7 निकल जाएगा। और यहाँ पे भी 7 है, 7 तो 7, इसको भाग देंगे तो 7 ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी दोनों तरफ शून्य के गुणनफल में भी दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे शून्य का योग हम लोग भी निकाले थे, वो भी हम लोग का बराबर हो गया। तो इस तरह से आप लोग 5 नंबर का सवाल बिल्कुल समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा वो। और आप लोग चाहते हैं लिखना तो आराम से इसको लिख सकते हैं शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं छठे नंबर सवाल की ओर। आइए हम लोग करते हैं अब छठे नंबर सवाल। छठा नंबर सवाल दे रखा है, के का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण x² - 8x + k = 0 के मूल वास्तविक और समान है। ठीक है, बिल्कुल। तो 6 नंबर दे के लिखेंगे, यहाँ पे 6 नंबर दे के लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फिर क्या क्या समीकरण दे रखा है, x² - 8x + k = 0। ठीक है, जिसका मूल समान हो, कह रहा है इसका मूल वास्तविक समान है। तो जिसका मूल समान हो तो यहाँ पे लिखेंगे इसका जो है दे रखा है, जो इसका मूल समान है, समान है। तो जिसका मूल समान हो तो उसके लिए सूत्र होता है b² बराबर 4 -4ac = 0 होता है। तो बिल्कुल ये चीज़ आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये चीज़ आप लोग को फिर से हमको पाठ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे ही होंगे। ठीक है, तो बी देखिए क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, b² है तो -8 हो जाएगा, तो -8 दे दिए, स्क्वायर लगा हुआ स्क्वायर देंगे। 4 ए का मान क्या होगा, 1 होगा, x² है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, तो 1 देंगे। ठीक है, 1 देंगे, x है तो कुछ नहीं तो 1। ठीक, अब गुने, यहाँ पर गुना लिख देते हैं, सी का मान के, तो यहाँ पर लिख दीजिए के इक्वल क्या, 0 तो 0, कोई दिक्कत आराम से बन जाएगा। देखिए 8 को गुना करेंगे, 8² को 8 गुने 8 तो क्या हो जाएगा 64, और माइनस माइनस खत्म हो जाता है, ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। अब यहाँ पे है 4k हो जाएगा, सिर्फ 4k = 0, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ये 4k जो है इसको क्या करते हैं हम लोग, ये 0 के मतलब इस साइड ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस साइड ले आते हैं, 64 बराबर क्या हो जाएगा 4k, ये माइनस में इधर आ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को बराबर में तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 4 को इस साइड लाएंगे, के का मान निकालना, इसलिए हम लोग को क्या कर रहा था, के का मान ज्ञात करने के लिए ना, के का मान ज्ञात करते तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे के बराबर 64/4, ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, 16 चौके 64, तो के बराबर क्या निकल के आ गया 16, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग के का मान निकालना था, तो बिल्कुल इसी तरह से निकाला। देखिए यहाँ दिया हुआ था के का मान ज्ञात कीजिए समीकरण x² - 8x + k = 0 के मूल वास्तविक और समान हो। तो जब मूल
और वास्तविक समान हो तो क्या होता है, इसका मूल समान है तो क्या लगाएंगे, सूत्र याद रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तो b का मान क्या हो गया, 8 हो गया, तो माइनस 8 स्क्वायर यहाँ क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ था, तो माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, तो ये 4 पहले से दिया सूत्र में, 4 a का मान 1 और k का मान मतलब c का मान k दे रखा है इक्वल 0। तो क्या किए, 8 का स्क्वायर कर दिए माइनस 4 को k इसको मल्टीप्लाई किए तो 4k आ गया इक्वल 0। तब 64 था, 4k था इधर, तो इसको बराबर की साइड में लाए तो ये प्लस में हो गया 4k, और k का मान निकालना था तो k इधर रखे और 4 को इधर भेज दिए, 4 का k गुना गुना में था इसलिए इधर आ क्या हो गया भाग में, तो भाग में आया तो इधर क्या हो गया 16 चौके 64 कट के निकल गया k का मान क्या निकल गया 16 निकल गया। तो बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं 7वें नंबर सवाल को। चलिए 7वें नंबर सवाल समझिए। 7वां नंबर सवाल दे रखा है कि द्विघात समीकरण को हल करें। द्विघात समीकरण को हल करें मतलब द्विघातीय विधि से इसको हल भी करना होगा, ठीक है। 9x² माइनस 12x प्लस 4 इक्वल का 0 है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तब यहाँ पे पूछेंगे a बराबर क्या होगा, तो क्या कहेंगे आप लोग, सर 9 होगा, ठीक है। यदि हम लोग b बराबर पूछेंगे सर क्या होगा, -12 होगा। यदि हम लोग c बराबर पूछे तो क्या होगा सर 4 होगा। ये चीज़ आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे कह रहा है द्विघात समीकरण के द्वारा हल करें, मतलब द्विघात समीकरण दिया है तो द्विघातीय विधि से हम लोग हल भी कर देते हैं इसको, ठीक है। तो द्विघात बराबर, तो यहाँ पे a b c d निकल गया, a b c पता चल गया, तो हम लोग को क्या करना होगा, d का मान निकालना होगा, d का भी मान हम लोग को निकालना होगा। तो d बराबर क्या जानते हैं, b² माइनस 4ac जानते हैं, ठीक है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, b का मान करते हैं -12 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस क्योंकि माइनस में 12 था, ठीक है, यहाँ पे प्लस में है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे -12 स्क्वायर कर दिए। अब 4ac, 4 a का मान 9 और c का मान 4, तो d बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 44 से 144 माइनस था खत्म हो जाता है स्क्वायर करने के बाद, ठीक है। माइनस 9 चौके 36, 36 चौके 144, एक बार ट्राई कर लेते हैं, 36 चौके 144, 6 चौक 24 का 4, 4 3 12 2 14, 144, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे d बराबर निकल गया 0, निकल गया ना। चलिए ये तो हो गया, आगे हम लोग समझ लेते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, x बराबर निकाल लेना है। d बराबर निकल गया क्या, 0 निकल गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, x बराबर निकाल लेते हैं। यहाँ पे x बराबर क्या सूत्र होता है आप लोग को पता होगा, -b प्लस माइनस रूट d, ठीक है। ये द्विघात समीकरण आप लोग को समझा रहे, ये देखिए। अब यहाँ पे आ जाएगा 2a बटे का 2a, ये चीज़ समझ गए। तो हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे x बराबर, सूत्र याद नहीं होगा तो आप लोग सूत्र याद कर ले, -b प्लस माइनस रूट d, ठीक है। और यहाँ पे बटे का 2a, बिल्कुल इस पर हम लोग हल कर लेते हैं इसको फटाक से। कैसे हल करेंगे देख लीजिए, यहाँ पे -b, तो -b था तो b का मान कितने दिया हुआ है, 12 दे रखा है, यहाँ पे देख लीजिए 12 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस माइनस तो प्लस से हो जाएगा, उससे कोई बहस नहीं है। तो यहाँ पे लिख लीजिए सीधे प्लस, ठीक है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस, डी का मान 0 बटे 2a ए का मान कहाँ गया 9, 9 तो गुने 9, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, 12, ये तो रूट में 0 है तो उसका कोई मैंने नहीं, ठीक है। अब देखिए ऊपर में सीधे बच गया 12, अब नीचे में बच गया 18, ठीक है, 9 दूना 18, तो 2 छक्के 12 और 3 3 छक्के 18, तो यहाँ बच गया 2/3। अब आप लोग को पूछेगा तो एक बार प्लस, तो इसका प्लस माइनस का तो कोई मैंने नहीं रहा, शून्य का यदि पूछ दिया 2 को, तो इसका 2 x बराबर 2 निकालना है तो 3/2 और दूसरा लिख देना है 3/2, तो यही आप लोग का आंसर हो गया। तो ये द्विघात समीकरण से हल कर दिए, बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। डी निकाले फिर x का मान निकाल दिए, ये सूत्र आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 7वें नंबर सवाल को। तो आइए फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल में दे रखा समांतर सीढ़ी 2 5 8 11 के प्रथम पद 20 पदों का योग ज्ञात करें। तो 20 पदों का योग ज्ञात करना, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं अपन 8, और एपी का सीरीज दे रखा है, क्या दे रखा है 2 5 8 11, और ये कहाँ तक जाएगा 20 पदों का योग ज्ञात करना, मतलब यहाँ 20 पदों का योग ज्ञात करना, ठीक है। ये 20 तक लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए a बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर क्या जानते हैं a2 माइनस का a1,
ठीक है। तो डी बराबर निकल गया A2 क्या 5 अब माइनस का 2, तो डी बराबर क्या निकल के आ रहा है 3। तो ये बिल्कुल समझिए, ठीक है। इसको ऐसे कर दिए ताकि दिख जाए हमको अच्छी तरह से। अब n बराबर क्या दे रखा है भाई 20 दे रखा है, n बराबर 20। तो हम लोग को निकालना है किसका योग निकालना है, 20 पदों का योग निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे Sn बराबर, योग निकालने के लिए सूत्र क्या जानते हैं Sn बराबर क्या जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी, ये सूत्र जानते हैं। यदि आप लोग को याद नहीं होगा तो लिख लेंगे, एस एन के जगह पर हम लोग 20 लिख देंगे और यहाँ पे एन है तो यहाँ भी लिखिए 20 बटे का 2 और यहाँ पे है 2, ए का मान हम लोग ऊपर ज्ञात किए हैं 2, तो 2, ठीक है। एन का मान 20 माइनस 1, डी का मान 3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हल हो गया। चलिए S20 बराबर काट दीजिए, 10 दूना 20, 10 यहाँ पर आ गया 2 दूना 4, हल करते जाइए, यहाँ पर आ गया 19, ये इधर बच गया 3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हल हो रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए S20 बराबर लिखेंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ और कर लेते हैं, 10 है तो 10 ही रहने, यह प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस छूट रहा था, प्लस देना है, ठीक है। 10 है 10 दिए, अब यहाँ पर देख लीजिए 4 प्लस, अब 9 दिए 19 दिए 57, इसको ये दोनों गुना होगा तो 19 दिया 57, ठीक, एक लाइन और, कोई दिक्कत नहीं, 10, तो यहाँ आप देख लिया जाए 57 और 4 कितने हो जाएगा, तो कहेंगे सर 61 हो जाता है। तो S20 बराबर निकल के आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों गुना हो जाएगा, 61 गुने 10, 61 गुने 10 तो मतलब 610, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 90 नंबर सवाल। 90 नंबर सवाल दे रखा है यहाँ पे फ्रेंड्स, आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे। उस समांतर सीढ़ी का पदांतर ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। चलिए 9 नंबर लिखेंगे, 11वां पद बराबर 38 और तथा 16वां पद जो है 73 दे रखा है। सबसे पहले आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, 11वां पद है तो 11वां पद को कैसे लिखेंगे, 11वां पद को लिखते हैं a + 10d, आप लोग ये अच्छी तरह से जानते होंगे, बराबर क्या हो जाएगा 38, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे है 16वां पद, 16वां पद बराबर कितने दे रखा है 73, लिख लीजिए 73। अब यहाँ पे 16वां पद को कैसे लिखेंगे, a + 15d लिखेंगे, ये चीज़ आप लोग जानते हैं, 73 बराबर 73 लिख लेंगे, ठीक है। अब ये समीकरण लिख लीजिए सेकेंड। अब यहाँ पे कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी का पदांतर ज्ञात करें जिसका ये पद दे रखा है और ये पद दे रखा है, मतलब हम लोग को कह रहा है डी ज्ञात करने के लिए, ठीक है। पदांतर का मतलब होता है डी ज्ञात करें, ठीक। तो यहाँ आप देख लीजिए 2 समीकरण निकाल लिए हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए समीकरण आप लोग को दिख रहा है दोनों, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, ठीक। समीकरण 1 क्या है a + 10d बराबर 38, ठीक है। और दूसरा समीकरण है a + 15d बराबर का 73, ठीक। इसको कर लीजिए, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस कीजिए और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दीजिए, तो ये ख़त्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस प्लस वाले सिंबल को बंद कीजिए, अब ये वाला काम करेगा जो दिए हैं, ठीक है। प्लस है तो इसलिए माइनस दिया, अब माइनस प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -5d बराबर, अब यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए, यहाँ 8 है यहाँ 3 है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। इसको माइनस कर लीजिए 35 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस में ही आ जाएगा, 73 में से 38 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 35 बच जाएगा। तो चलिए ये माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। और डी बराबर लिख लेंगे, ये डी इधर है, ये मतलब गुना में क्या है 5 है, तो बराबर की साइड में भेजेंगे तो 35/5 हो जाएगा, तो डी बराबर निकल आ जाएगा 7×5 = 35, डी बराबर निकल गया 7। तो क्या हो गया 9 नंबर का प्रश्न बन गया, बिल्कुल आसान तरीका से आप लोग समझ भी गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप चाहे तो इसको पॉज करके लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग का मन मर्जी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग 10वें नंबर सवाल। ये फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं 10वें नंबर सवाल। 10वें नंबर सवाल चकाचक दे रखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसमें बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले समझ लीजिए पी का मान ज्ञात करें, पी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे 3 बिंदु दे रखा है, ठीक है, 3 बिंदु दे रखा है। सबसे पहले बिंदु यहाँ पे दे रखा है, यहाँ से एक रेखा बना लेते हैं, इस तरह का सवाल है, सबसे रेखा बना लीजिए पी और क्यू,
बिंदु ए जो है यहाँ पे बिंदु ए कर देते हैं, ठीक है, पी क्यू कर दे। अब पी क्यू पहला जो यहाँ पे दे रखा है 3 और पी, इसको यहाँ रख दिए, और ये वाला जो है पी और 5 इसको यहाँ लिख देंगे, और 3 और पी जो है यहाँ लिख दिए। सॉरी, यहाँ पे जो 3 और पी नहीं होगा, यहाँ पे ए बड़ा हो, ए वाला मान क्या है 0 और 2 है, ठीक है, ये लिख दिए। अब लिखने के बाद हम लोग ये मान के लिख दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मान के लिखे हैं तो लिख दीजिए ना, यहाँ पे मानिए कि लिखे हैं तो लिखेंगे यहाँ पे फिर माना कि p बराबर 3 और p, जिसको हम लोग इधर मान लेते हैं x1 और y1, ठीक है। अब q बराबर हम लोग माने हैं p और 5, ठीक है, इसको मान लेते हैं x2 और y2, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और a जो है हम लोग का, a जो दे रखा है, a को हम लोग क्या मान लेते हैं, a जो दे रखा है 0 और 2, तो ये क्या है x मान लेते हैं इसको, ठीक है, और इसको y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरह से बना लिए। ये तीनों बिंदु जो है समदूरस्थ है, और कह क्या रहा है इस तीनों बिंदु समदूरस्थ है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये तीनों बिंदु समदूरस्थ है, ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। अब समदूरस्थ है, तो यहाँ पे हमको कह रहा है p का मान ज्ञात करने के लिए, तो भाई p का मान ज्ञात करने के लिए बिल्कुल देखिए समझना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों के बीच का दूरी जो है बराबर होगा, जितना p से लेके a तक होगा उतने ही p से लेके q तक होगा, तो ये दोनों का दूरी ज्ञात कर लेंगे तो पता चल जाएगा आराम से कि कितना p का मान है, ठीक है। इसलिए हम लोग लिखेंगे p a बराबर q a, दोनों बराबर होगा, जितना p से a तक का दूरी होगा उतना ही q से a तक का दूरी होगा, ठीक है। इसलिए तो समदूरस्थ वाला सूत्र लगाते हैं, आराम से इसको बना लेते। क्या करते हैं, इसको इससे घटाते हैं, और इसको इससे घटाते हैं, और इसको इससे घटाते हैं, इसको इससे घटाते हैं, ठीक है। घटाने के बाद p का मान निकल जाएगा। देखिए सूत्र कैसे है देख लिया जाए। सूत्र यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा साफ साफ लिखना है ये वाला सवाल में। x1 माइनस एक्स लिखेंगे स्क्वायर, प्लस कर देंगे यहाँ पे y1 माइनस y2 लिखेंगे, चलिए y1 माइनस y, ठीक है, x1 माइनस एक्स, y1 माइनस y का होल स्क्वायर, बराबर करके इधर लिखेंगे, दोनों बराबर होना चाहिए pa और qa, तो qm देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर हम सूत्र लिखेंगे x2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का नहीं, सिर्फ y का स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये बात क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आज ये थोड़ा सा ये देख लीजिए, इसको थोड़ा सा नीचा करते एक बार फिल कर लेंगे तो बेटर होगा। चलिए यहाँ पे x1 देखिए, x1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया 3, ठीक है 3। अब माइनस है, माइनस लगाइए, x का मान क्या हो गया 0, तो 0 प्लस y1 का मान p, तो यहाँ पे देंगे p माइनस, अब यहाँ पे y का मान 2, तो यहाँ पे देंगे 2, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर खत्म, होल स्क्वायर दे दिया। अब यहाँ पे देख लिया जाए भाई, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा रूट लगा दो पहले, x2 का मान p, तो लिखिए p माइनस x का मान 0, तो यहाँ पे देंगे 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 ये हो जाएगा 5, लिखे 5 माइनस y का मान 2, लिखे 2 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया, ये चीज़ भर लिए। अब आराम से बना सकते हैं, तो जी सर बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे बनाने की कोशिश किया जाए। अब ये स्क्वायर है तो ये रूट दोनों ख़त्म हो जाएगा, ये रूट दोनों ख़त्म, ठीक है, स्क्वायर ख़त्म, तो ये दोनों रूट ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे इसका तो स्क्वायर होगा नहीं, 0 का स्क्वायर होगा नहीं, 3 का स्क्वायर बच गया। अब 0 का स्क्वायर करना बात बराबर है, ठीक है, प्लस अब यह बच गया p माइनस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देख लिया जाए कुछ बचा हुआ है, सिर्फ p स्क्वायर बचा हुआ है, 0 का स्क्वायर करने से ना करने से कोई फ़ायदा नहीं,
5 यहाँ पे हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 3। स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दीजिए, हटाइए ये रूट खत्म, बिल्कुल ख़त्म हो गया। काट सकते हैं वैसे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लिए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे घबरा जाते हैं, यहाँ पे p का स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको मान लेते हैं सिंपल सी, चुपचाप मान लीजिए a, और इस यहाँ पे माइनस लगा के b मान लीजिए। अब इसको होल स्क्वायर कीजिए, तो जानते हैं, क्या जानते हैं, ए स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस करते, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 ए का मान पी बी, 2a बी का मान 2, देखिए तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी दे दिए, बराबर है, बराबर कीजिए, पी स्क्वायर प्लस 9, पी स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 9 खत्म, पी स्क्वायर बराबर में कट जाता, प्लस माइनस नहीं देखा जाता, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया 2 का स्क्वायर किए 4 माइनस, यहाँ पे गुना कर दीजिए तो 4p बच गया, बराबर में इधर कुछ नहीं तो 0, ठीक है। अब ये माइनस में 4p है, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको बराबर की साइड में ले आते हैं 4p को, तो इधर 4, इधर जाके बराबर के माइनस 4p को इधर बराबर की साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4p, ठीक है। यदि हम लोग p का मान निकालना चाहेंगे तो p बराबर क्या हो जाएगा 4/4, इधर गुना में तो इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो 1 आ जाएगा, 4 4 4 कट जाएगा, p बराबर क्या निकल गया 1 निकल गया। तो यही कह रहा था निकालने के लिए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो वीडियो को भैया लाइक ज़रूर कीजिएगा, बड़ा मेहनत से आप लोग के लिए बना रहे हैं, ठीक है, लाइक ज़रूर करना है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर सवाल। आइए अब हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर सवाल, बिल्कुल आसान है, आसान तरीका से इसको सॉल्व भी करते हैं, आसान तरीका से आप लोग को समझाते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है 11 नंबर में, बिंदु P जो है 1 और -2 है, और Q 3 और 4 है को मिलाने वाले रेखा, 2 रेखा है, पहले 2 रेखा खींच लेते हैं, 2 रेखा खींच दिए, ये बिंदु P और ये बिंदु Q, तो P बिंदु दे रखा है 1 और -2, ठीक है, Q बिंदु दे रखा है -3 और 4। ये बात क्लियर हो गया, हजम हो गया, पच गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मिलाने वाली रेखाखंड PQ हो गया, को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। इस दोनों रेखा को जो है विभाजित करता है कितना, 1:2 में विभाजित करने वाला एक बिंदु है, तो कुछ नहीं बिंदु है तो अपने मन से R लिख दिए। मिलाने वाला अंतः विभाजित करने वाला बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए निर्देशांक ज्ञात करना बिल्कुल आसान है, आसान तरीका से हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पे कितने अनुपात में इसको बांट रहा है, 1:2, इधर 1 और इधर 2 दे दीजिए। अब यहाँ पे इसका कुछ नाम दे दीजिए, M1 और इसका नाम देते हैं M2। क्लियर कट बाबू, तो जी सर क्लियर कट हो गया। तब देखिए लिखेंगे, माना कि P बराबर, यहाँ पे क्लियर, यहाँ नीचे लिखते हैं, ठीक है, P बराबर क्या माने 1 और 2 -2 को क्या मान लेते हैं x1 और y1 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे लिखा नहीं जाता, ठीक है, ऐसे लिख दिया हम 1। Q बराबर देखिए -3 और 4, इसको मान लेते हैं x2 और y2, ठीक है जी सर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर लेते हैं, M:M2 क्या दे रखा है 1 और /2 दे रखा है। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या कह रहा है, बिंदु R का, बिंदु विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु विभाजित करने वाला बिंदु तो R है ना, तो बिंदु R का निर्देशांक, निर्देशांक वाला सूत्र आप लोग को याद होगा, विभाजन सूत्र, निर्देशांक, ठीक है। अब यहाँ पे सूत्र नहीं लिखेंगे, यहीं पे नीचे में लिखेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। देखिए विभाजन सूत्र जो होता है हम आपको बताते हैं, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, बिल्कुल सिंपल सा सूत्र है, बराबर M1 y2 प्लस M2 y1, ठीक।
बटेगा M1 प्लस M2। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। M1 क्या है, यहाँ पर देखिए M1 क्या दे रखा, M1 ये M1 हो गया, M2 हो गया। तो M1 क्या दे रखा है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे फटाक से 1 लिखिए, गुना है, गुना का चिन्ह दीजिए। x2 बाबू साहब x2 -3, तो यहाँ पर देंगे -3, प्लस का सिंबल प्लस M2 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 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए x1 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 1 हो जाएगा, गुने का 1, M1 M1 और 2, तो ये 1 + 2 लिख दीजिए, सिंपल सी बात है। यहाँ पे M1 यहाँ पे देखिए M1 लिखे हैं, M1 का मान 1, गुने y2, चलिए y2 4 है, चलिए 4 लिख दिए, 1 गुने 4। अब यहाँ पे देख लिया जाए, इसका हो गया M2 2, M1 y1 जो यहाँ पे -2 दे रखा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग -2 लिख सकते हैं, गुने का 2। चलिए यहाँ पे ये और यहाँ पे 1 + 2 हो ही जाएगा। चलिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 1 + 2 हो गया। आइए अब हम लोग यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, इसको गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो -3 + 2, इसको गुना करेंगे 2 बटे का 3 बराबर, इधर 4 दूना 8 प्लस इधर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 2 दूनी 4 माइनस का 4, 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे देख लिया जाए, सिंपल सी बात है, -3 और 2 में माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, -3 और -3 + 2, प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, 4/3। तो ये समदूरस्थ 2 बिंदु हो गया। ठीक, आर का जो निर्देशांक होगा यहाँ पे लिख देते हैं, आर का निर्देशांक बाबू क्या हो जाएगा, 1/3 और 4/3। ये आंसर हो गया। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर सवाल। ये अब हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल बिल्कुल ईजी है, इसको आसान तरीका से समझ सकते हैं। कह रहा है समलम चतुर्भुज ABCD का समलम चतुर्भुज पहले बनाना होगा भाई, इस आपको समझाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले समलम चतुर्भुज देख लीजिए, हम यहाँ पे बिना स्केल के बना रहे हैं, आप लोग वहाँ स्केल से बनाएंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप लोग स्केल का सहायता जरूर लें। ठीक है, हम बिना स्केल का खींच देते हैं आप लोग को समझाने के लिए। ठीक, क्लियर हो गया? यहाँ पे लिख दिए, एक समलम चतुर्भुज बना लिए जिसका नाम देते हैं AB और क्या है, ABCD, C और D। अब यहाँ पे काट क्यों दिए, अब आपको समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है समलम चतुर्भुज ABCD दे दिए, और विकर्ण AC, जिसका विकर्ण जो है AC है, इसका क्या विकर्ण, ये ABCD चतुर्भुज का विकर्ण क्या हो गया, AC हो गया, तथा BD हो गया, ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया, ये क्रॉस जो जा रहा है ये विकर्ण हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और O प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ पे लिख दिए O। क्लियर हो गया? जहाँ AB जो है, जहाँ A और B, जहाँ AB इसके बराबर है और ये DC के बराबर है। ठीक है, AB समानांतर DC ये होना चाहिए। ठीक है, बराबर है इसके। तो सिद्ध करना है कौन, DOC, कहाँ गया, DOOC, और कौन AOB समरूप है। बिल्कुल यही चीज़ हम लोग को सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल करके, 12 नंबर में हल करके, ये थोड़ा सा इसमें लिखना ज़रूरी होगा। ठीक है, लिखेंगे समलम चतुर्भुज ABCD है, ABCD जिसमें A नंतर CD है। ठीक है और
और क्या दे रखा है, और विकर्ण जो दे रखा है उसको भी लिख लीजिए, विकर्ण, विकर्ण AC तथा क्या है BD, ठीक है, परस्पर, परस्पर O पर प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करता है, करता है। तब यहाँ पे जो दे रखा है तथा यहाँ पे एक चीज़ और दे रखा है, उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति, उत्पत्ति क्या चीज़ का हो रहा है, AB दे रखा है, CD, सॉरी DC दे रखा है। सिद्ध करना क्या हमको, सिद्ध करना है, यहाँ पे ये हो चीज़ लिखिए, देना जरूरी है, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या करना है देख लेते हैं, त्रिभुज DOC, 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 DOC और त्रिभुज AOB, ठीक है, यही सिद्ध करना है, बिल्कुल समझिए। अब DOC त्रिभुज और AOB त्रिभुज को सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए आपको हम कुछ चीज़ करते हैं, देखिए ये जो है ये जो है एकांतर कोण हो गया किसके, इसके, ये C के। अब यहाँ पे देख लीजिए एकांतर कोण हो गया, और ये यहाँ पे तो हम इसके कोण के कुछ पहले नाम देते हैं, ये कोण 1 ले लेते हैं, ये कोण 2 हो गया, और ये कोण 3 हो गया, और ये कोण 4 हो गया, यहाँ पे भी एक कोण हो गया जिसको आप 5 बोल सकते हैं, यहाँ पे एक कोण हो गया 6 हो गया, ठीक है, एंगल दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आता है बात, यहाँ पे देखिए ये दोनों एकांतर कोण हो गया, और ये दोनों भी 3 और 4 जो कोण है, 3 4 कोण क्या हो गया, एकांतर कोण हो गया, सॉरी 3 और 4, हाँ एकांतर कोण ही हो गया, ठीक है, और ये 5 और 6 क्या हो गया, शीर्षाभिमुखी कोण हो गया। तो चलिए हम इसको अच्छी तरह से बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कोण 1 बराबर, कोण 1 बराबर, ये दोनों त्रिभुज में देखिए सिद्ध करना है, जिसमें उसी में देखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए, पहले सिद्ध करने के बाद लिखिए त्रिभुज DOC तथा त्रिभुज AOB में, इसलिए करके, ठीक है, कोण A बराबर क्या लिखेंगे, कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं आपस में, एकांतर कोण है इसलिए बराबर होंगे, ठीक है, इधर घेर के। अब कोण 5 और कोण 6 देखिए, कोण 6, 5 और 6, 5 और 6 क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुखी कोण है, आप लोग को पता होगा शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। चलिए अब देखते हैं कोण 3 और 4, कोण और 3 और 4 बराबर इसलिए है क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, इसलिए ये बराबर है। जब ये सारा कोण बराबर है तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि कोण DOC समरूप है AOB में, ठीक है, A और B के, क्यों, कैसे कैसे बराबर है, यहाँ पे लिख देंगे A समरूपता से, समरूपता से। देखिए ये कोण बराबर है इसके, कोण A, ये कोण 1 इधर जो लिखे कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण बराबर है, 3 कोण बराबर है 4 के इस वाले कोण के, और ये वाला कोण इसके बराबर है, तो मतलब दोनों क्या है, समरूप है। यही पूछ रहा था कि दोनों जो है समरूप है, सिद्ध करना है कि दोनों समरूप हैं, तो इस तरह से समरूप है आप लोग दिखा सकते हैं, क्योंकि कोण 1 और कोण 2 जो है एकांतर कोण है, और 5 और 6 जो है क्या है, शीर्षाभिमुखी कोण है, और 3 और 4 एकांतर कोण है। यहाँ पे बिल्कुल ये बता दिया था, ये प्रतिच्छेद करता है, DCB कर्ण है, तो क्लियर कब हो गया, यहाँ पे इसको आराम से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अब 13 नंबर सवाल को। ये अब हम लोग करते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल जो बिल्कुल इजी दिया गया, बस 1 मिनट लगेगा आप लोग को समझने में। देखिए, सिद्ध करे कि त्रिज्या के बराबर जीवा वृत्त के केंद्र पर, सिद्ध करे त्रिज्या के बराबर जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। बिल्कुल समझिए, आप लोग को एक एक बात समझिएगा। पहले सबसे पहले एक क्या कहते हैं, वृत्त बना लिए,
ये कोई एक वृत्त बना लिया, ठीक है, और उसके केंद्र पर जो है त्रिज्या के बराबर, तो मतलब सिद्ध करें त्रिज्या के बराबर वृत्त का जीवा है। तो यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या है और इसका जो है जीवा भी दिया है, ठीक है, और जीवा दे रखा है ये वाला। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, और ये क्या हो गया, ये जीवा हो गया। वृत्त में आप लोग को पता है ये पूरा रहे तो जीवा और आधा रहे तो त्रिज्या, तो ये जीवा हो गया। तो यहाँ पे ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। एक यहाँ से भी मिला दिए, ये ओ ए, फिर यहाँ पे हम बी भी रख सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये ए हो गया, इसको भी ए रखिए और इसको भी ए रखिए, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह पिक्चर ड्रॉ कर लेना। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था, सिद्ध करें वृत्त का त्रिज्या जो ए ओ ए दे रखा है, वो ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, और वृत्त के त्रिज्या के बराबर जीवा भी था, तो जीवा भी बराबर कर दिए और यहाँ से इसको मिला दिए। तो ये भी क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी क्या हो गया, जीवा हो गया। जितना त्रिज्या उतना क्या है, जीवा है, तो ये भी त्रिज्या जो है ये भी इतना ही बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से हम ड्रॉ किए। आइए अब हम लोग समझते हैं, यहाँ पे कुछ भाषा लिखना होगा, पहले उस भाषा को समझिएगा तब आप लोग को पता चलेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 13 लिखेंगे, माना कि, पहले भाषा समझिए, माना एक वृत्त की त्रिज्या ओ ए, ठीक है, तथा त्रिज्या के बराबर, भाषा बिल्कुल लिखना इस क्वेश्चन में जरूरी है, बराबर एक जीवा है, ठीक है, तथा केंद्र से वृत्त की दूरी समान होती है। अब देखिए ओ ए जो है, ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से यहाँ तक का ये जो है त्रिज्या दे रखा है और उतने दे रखा है, ये क्या बराबर है दोनों, ये वाला यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये दोनों बराबर है, तब यहाँ से यहाँ भी बराबर होगा, क्योंकि त्रिज्या जो है किसी भी वृत्त का त्रिज्या आपस में बराबर होता है। मान लीजिए इधर एक त्रिज्या, एक इधर त्रिज्या, एक इधर त्रिज्या, लेकिन इसका जो है सब बराबर होता है, ठीक है। केंद्र से लेकर परिधि तक का दूरी जो होता है बराबर होता है सबके, तो ओ ए जितना होगा उतने क्या होगा, ओ बी होगा। क्लियर हो गया। चूंकि इसी प्रकार अब हम एक लाइन और लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान समझिएगा, चूंकि इस प्रकार बना भुजा ओ ए बराबर होगा ओ बी के और ए बी है, नहीं समझे। तो ये जो है वृत्त से जो त्रिज्या बना हुआ दिया हुआ था वो बराबर है किसके, जीवा के, ये जीवा के बराबर है, तो ये भी जीवा के बराबर है, तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी, और ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ और बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो मतलब सब बराबर है, तो ये त्रिभुज का जो है सब कोण बराबर है, ए जो है ये सभी बराबर है, बिल्कुल समझ गए। तो अतः एक और चीज़ समझ लीजिए, अब बिल्कुल समझ आ गया, अब आगे, अतः बना त्रिभुज जो है क्या होगा, बना त्रिभुज समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो हम जानते हैं, एक और लाइन लिख लेते हैं, हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यही सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर सवाल को। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर सवाल, बिल्कुल इजी है, आसान तरीका से हम आपको बताते हैं, देख लीजिए। 14 में दे रखा है tan a बराबर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है 14 नंबर में। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना इधर हम लिख लेते हैं, सिद्ध करने सामने सही रहेगा बराबर में।
सिद्ध करना है 2 साइन ए और कॉस ए बराबर 1, यही सिद्ध करना है। 2 साइन ए बराबर 2 साइन ए कॉस ए बराबर 1 सिद्ध करना है। और दे रखा क्या, tan ए बराबर 1 दे रखा है। ठीक है, सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे tan ए बराबर क्या दे रखा, 1 दे रखा है। ठीक है, 1 दे रखा, ऐसे ही लिखना आप लोग को। ठीक है, तो tan ए बराबर tan थीटा बराबर क्या हम लोग जानते हैं, p/b जानते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इससे क्या पता चलता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, p का जो मान है वो 1 है और b का जो मान है 1 है। तो यहाँ पे एक चीज़ कर लीजिएगा आप लोग भी, ये चीज़ क्लियर हो जाता है। p बराबर 1 हो गया और b बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो बचा क्या है भाई, h बराबर। तो चलिए h बराबर पहले निकालिए फटाक से। यहाँ आप देखते हैं h बराबर क्या हो जाता है, √अंडर p² प्लस का b², यही ना, कोई दिक्कत नहीं। तो बात तो बराबर है। यहाँ पे करेंगे p का भी मान 1 और b का भी मान 1, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है। तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो h बराबर क्या निकल गया, √2 निकल गया। √2 को बाहर से निकालना नहीं हम लोग को। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो यहाँ पे h बराबर अब हम लोग लिख लेते हैं √2 निकल गया। क्लियर हो गया बाबू साहब, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आ जाइए इधर से इसको प्रूव करते हैं। जो दे रखा है 2 साइन ए कॉस ए बराबर 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की जगह 2 साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, गुने का p/h। ठीक है, कॉस, तो कॉस बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर, तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर हो जाता है b/h। ठीक है, और बराबर इधर है 1, तो बराबर 1 को लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूव करना है तुरंत हो ही जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने p का मान 1 बटे h का मान √2 गुने b का मान कहते हैं 1 और h का मान √2। ठीक है, ऊपर वाले ये इसको इससे गुने कर दीजिए, टेंशन ही खत्म हो जाएगा। ऊपर वाला 2 गुना हो जाएगा, उससे 1 से 2 हो गया और नीचे क्या हो गया, √2 गुने 1 बटे √2 गुना कर दीजिए। 2 को ऊपर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और √2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों खत्म हो गया, बच गया 1। तो निकल गया LHS, 1 इधरों और 1 इधरों। तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। तो बिल्कुल ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 15वां नंबर सवाल, जो कि आखिरी है। ये अब हम लोग कर लेते हैं 15 नंबर सवाल। बिल्कुल आसान है, इसको हम इसमें कह रहा है मान निकालना है। ठीक है, मान निकालना है। सबसे पहले इस सवाल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 15 नंबर सवाल, 2 × साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बटे का है tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री कि सब का मान निकालना है। बिल्कुल आसान है। तो मान निकालना है, सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ देख लेते हैं। साइन कितना डिग्री, 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, 1 बटे √2। साइन का हो गया ना, चलिए साइन का हो गया। अब कॉस देख लेते हैं। कॉस 45 है ना, 45 डिग्री का, यदि कॉस 45 डिग्री का मान बोले तो सेम वही हो जाता है 1 बटे √2। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान बोले, यदि tan 30 डिग्री का मान बोले तो क्या हो जाएगा, 1 बटे √3। याद होगा, नहीं याद होगा तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। सबसे पहले cos 90 डिग्री बराबर हो जाता है, cos 90 है, हाँ cos 90 बराबर हो जाता है 0 डिग्री ना, याद होगा आप लोग को शायद, हाँ 0 डिग्री हो जाता है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये फटाक से मान इसलिए लिख लिए कि दिक्कत नहीं होगा लिखने में, आप लोग को भी हमको भी। यहाँ पे 2 लिखे, 2 गुने साइन का मान, साइन 45 डिग्री का मान 1 बटे √2 लिखिए, 1 बटे √2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, प्लस यहाँ पे देख लीजिए cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का मान उसे ही वही है 1 बटे √2 का होल स्क्वायर। क्लियर, चलिए क्लियर। बटे यहाँ पे tan 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री का मान 1 बटे √3 स्क्वायर है, हाँ सर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 90 डिग्री, जीरो का मान कुछ नहीं, छोड़ दो, 0 है। यहाँ पे प्लस देंगे भी तो 0 कोई काम का नहीं, इसलिए इसको यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आपका मन है तो यहाँ पे प्लस करके 0 लिख सकते हैं, लेकिन हम सलाह करेंगे कि नहीं लिखना है।
अब देखिए 2 गुने, अब एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा, 2 रूट 2 है का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 निकल जाएगा बाहर। बहुत बढ़िया, 1/2। यहाँ पे भी वही कंडीशन, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। बराबर यहाँ पे 1/3 का रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 निकल जाएगा बाहर। बाकी टेंशन ख़त्म है, ठीक है। आ जाइए आगे, थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा एक और लेके चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं इसको देखो, 2 गुने हैं, इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। बटे में क्या है, 1/3 है, लिख लीजिए। थोड़ा सा इसको पूरा डिटेल से कर लेते हैं हम, थोड़ा 1/3, ठीक है। सबसे पहला काम ख़त्म। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर करेंगे वो थोड़ा सा उसको जोड़ ही लिया जाए, ठीक है। क्या करें, जोड़ लें, चलो जोड़ लेते, नहीं तो काट भी सकते थे। 2 2 ऊपर जोड़े 1 1 2 हो गया। अभी सेम लिखे हैं, ठीक है, बटे 1/3 है तो 1/3 लिखो। ये बहुत बड़ा हम लेके जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 2 कैंसिल कर लो, ठीक है। बच गया क्या, ऊपर में 2, नीचे में, ऊपर में 2, यहाँ कुछ नहीं थी 1, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया 2/1, पूरा समझिएगा, 1/2 ये बच गया, ठीक है। यहाँ पे कट गया ये 2 तो। अब यहाँ पे हम इसको कैसे लिखते हैं, ये देख लीजिए, 2 गुने 1 गुने ये वाला नीचे वाला संख्या जो, सॉरी यहाँ 3 ना है, 3 है, 3 देंगे तो नीचे वाला संख्या ऊपर लिखेंगे, भाग में है तो इधर गुना जो है ऊपर संख्या चला जाता है, नीचे वाला ऊपर। तो यहाँ पे 1, 3 दूने 6/1, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, बिल्कुल। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, पूरे आप लोग समझ गए यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, बस आप लोग को मैं बता दूं एक बार और रिवीजन के तौर पे। यहाँ आप समझ लीजिए, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, साइन 45 डिग्री का मान साइड में लिख लिया, कॉस 45 डिग्री का मान लिख लिया, टेन 30 डिग्री का मान लिख लिया, और कॉस 90 डिग्री का मान लिख लिया। सबका मान लिख दिया, स्क्वायर लगा था सबकी जगह स्क्वायर लिख दिया, और जोड़ घटा तो आप लोग बेसिकली जानते ही हो, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं।